सुनील सर, मैं सबको आपने सुना में यही चीज निकल कर आती कि अब इस वक्त तो सबको मुख्यमंत्री पद कहीं नजर आ रहा है, झगड़ा शायद उसका ज्यादा है। और दूसरा ये भी है कि जब आदमी कमजोर कहीं पड़ता है तो उसको धक्का देने के लिए कई लोग खड़े होते हैं। तो ये जो पूरे का पूरा कल वाला जो वृत्तांत, और इसको कैसे लिया जाए, कैसे देखा जाए, और ये झगड़ा जो है ये कि इसके पीछे क्या चीजें ज्यादा नजर आती है? राष्ट्रीय जो स्तर है, नेशनल जो प्रोस्पेक्ट है, उसमें कहीं आवाज जो यूपी से निकली है वो उसको उस ध्वनि को उस रूप में सुना जाए? सुनील सर। संजय जी धन्यवाद। योगी जी को तो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग 2017 से ही मुख्यमंत्री नहीं मानता, वो स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार था। 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में योगी जी चेहरा भी नहीं थे। योगी जी के नाम पर कहीं वोट भी मांगा नहीं जा रहा था और योगी जी एक बड़े बड़े प्रचारक भी नहीं थे। लेकिन 2017 के विधानमंडल विधायकों के बैठक में उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरा हो गए। इस देश में किसी राज्य में चुनाव नहीं हुआ जहां योगी जी प्रचार करने न गए हो और पहले 5 स्टार प्रचारकों में उनका नाम न रहा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो योगी जी से तकरार मोल लिए हुए था और उनके सामने सामने खड़ा था और उनकी नाराजगियां, उनकी बातें सब सामने आ रही थी। ये पार्टी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन पार्टी ने उस असंतुष्ट गुट को कभी भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। यह भी तथ्य। उत्तर प्रदेश में योगी की हार हो गई लोकसभा के चुनाव में, यह कैसे हो सकता है? क्या योगी के नाम पर चुनाव हुआ? नहीं। क्या योगी को सामने रखा गया? क्या संगठन में, टिकट वितरण में, चुनाव अभियान चलाने में, प्रत्याशियों के चयन में योगी की कोई भूमिका थी? और अगर नहीं थी तो योगी जी को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या योगी ने अब प्रत्याशियों बदलने के लिए पार्टी को सुझाव नहीं दिए? और अगर सुझाव दिए तो उसको कितना माना गया? और नहीं माना गया तो आप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, योगी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अब आप राजनीतिक ताकत का अंदाजा कर लीजिए। इस चुनाव में योगी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और केंद्र के अधिकारी कौन साबित कर पाया कि उसके पास जन समर्थन है? उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। योगी के प्रभाव वाले जितने जिले हैं, जो संसदीय क्षेत्र हैं, सब लोग चुनाव जीत के चले आए। गोरखपुर जीत लिए, बांसगांव जीत लिए, जगदम्बिका पाल साहब जीत लिए, देवरिया जीत लिए, कुशीनगर जीत लिए। सवाल इस बात का है। और वाराणसी के इर्द गिर्द क्या हुआ? जस्ट पड़ोसी जिला गाजीपुर हार गए, सटा हुआ जिला जौनपुर हार गए, दूसरी सीट मछली शहर हार गए, तीसरा इलाका बलिया हार गए, जस्ट सटा हुआ संसदीय क्षेत्र चंदौली हार गए, उससे सटा हुआ संसदीय क्षेत्र रावर्सगंज हार गए, मिर्जापुर जीत गए और भदोही जीत गए। आजमगढ़ भी, आजमगढ़ जीत गया, हार गए। आप सम्मानित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का इलाका देख लीजिए। वो अपना गृह जनपद हार गए, सटा हुआ फतेहपुर हार गए, जस्ट सटा हुआ चित्रकूट हार गए, बांदा हार गए, रायबरेली हार गए, मोहनलालगंज हार गए, इलाहाबाद हार गए, फूलपुर जीत मतलब हारते हारते बचे। कुछ हजार, 1800, 2000 वोट से आप चुनाव जीते। दूसरे सम्मानित उप मुख्यमंत्री जी हैं, सम्मानित ब्रजेश पाठक जी, उनका भी हाल देख लीजिए आप। लखनऊ में जहां लाखों वोट से जीते थे राजनाथ सिंह जी, कुछ हजार में आ गए। लालगंज आप हार गए, सीतापुर हार गए, मिश्रिख हार गए, बाराबंकी हार गए। आप भूपेंद्र सिंह जी सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका हालचाल जान लीजिए आप। वो अपना गृह जनपद मुजफ्फरनगर हार गए। तो सवाल यह है कि कौन ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश में अपनी लोकप्रियता, अपनी राजनीति, अपना जनसंपर्क, अपना पब्लिक कनेक्ट, अपना संगठनात्मक ताकत साबित कर पाए? योगी आदित्यनाथ को छोड़। योगी आदित्यनाथ ने हारती सीटों को जिताया है। 5 गांव में लोग तैयार सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि लोग कमलेश पासवान वहां से जीत जाएंगे। ये लोग ये भी कहते थे कि योगी जी भी नहीं चाह रहे, योगी चाह रहे थे कि बदला जाए, लेकिन जब टिकट मिल गया तो वो जिता के लिए आए। सबका मत प्रतिशत गिरा है, जीतने का अंतर गिरा है। और पूरे प्रदेश में
सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को आप 80 सीटों के लिए जिम्मेदार ठहराने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर को छोड़ के कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत न गिरा हो। कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में आप लोकसभा चुनाव के दौरान, माने 2019 के चुनाव के दौरान जीते भी थे, या यहां तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, वहां भी आप हारे। और अगर आप दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए नारे को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होंगे तो आप कंधे की तलाश करेंगे किस ठिकरा फोड़ दिया जाए। सवाल यह है कि आखिरकार जो 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 41 सीटों पर सिमट गई, उसके बाद बड़ी क्रांतिकारी सत्ता शासन आ गया बीजेपी का, बहुत लोक कल्याणकारी सत्ता आ गई, लोगों के हितों का बड़ा ध्यान रखने लगी, धुआंधार बुलडोजर चलने लगा। 2022 का जो चुनाव आया तो वह 41 सीटों वाली पार्टी 111 सीटों वाली पार्टी हो गई। उस समय भी आप नहीं सुनने के लिए तैयार थे कि आखिर अंदर अंदर जनता के बीच में किस तरह की नाराजगी पनप रही है। क्यों कि आप सत्ता से बेदखल नहीं हो पाए, तो आपको लगा कि नहीं, कुछ नहीं, हम सब कुछ हमारे हाथ में है। फिर उसी 2022 के चुनाव के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव आए, और उस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी 17 नगर निगमों में से 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी जीती। 17 की 17, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक कोई नगर निगम कोई नहीं जीत पाया। लेकिन सब जगह मतदान का प्रतिशत बुरी तरह से गिरा, बुरी तरह गिरा, और किसी तरह से आप जीत गए। लेकिन आप फिर नहीं पढ़ पा रहे थे कि आखिर 5 नगर निगम इलाकों में कांग्रेस निकटतम प्रतिद्वंदी कैसे हो गई। जिस कांग्रेस को हम जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि कांग्रेस का कोई संगठन भी है उत्तर प्रदेश। उस कांग्रेस के 5 नगर निगमों के प्रत्याशी नियरेस्ट राइवल थे बीजेपी के, यह भी आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। उस चुनाव के बाद जब फिर उसी चुनाव के दौरान जब नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी आपकी पराजय हुई। आप बीजेपी की तुलना में समाजवादी पार्टी का ज्यादा जन समर्थन दिखाई पड़ा, मत प्रतिशत बढ़ा, तब भी आप उसको पढ़ने के लिए नहीं तैयार थे। और अब आप कह रहे हैं कि साहब हम, अगर आप धरातल पे सरकार के खिलाफ उभरते हुए जन आक्रोश को समझने, पढ़ने और जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही किसी को ऐसा बातें कहते रहेंगे जो किसी के गले नहीं उतरेगी। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सुनिए सर, ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, अब 10 उपचुनाव आपके सिर पे खड़े हैं, जो भी बात कही पहले कि ये अब अगला निशाना है कि ये भी हार जाए, उसके बाद आपका रास्ता पूरा साफ हो जाए, तो ये इस समय जिस तरीके की कलह और बढ़ाई जा रही है, इसको कैसे देखा जाए? ये जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और सुंदरकी, इनमें तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हाल हमेशा से रही है। जी जी। मिल्कीपुर में अपने विधानसभा के इतिहास में केवल 2 बार बीजेपी जीती है, और वो ऐसी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां सीपीआई जीतती रही है मित्रसेन यादव के रूप में। मित्रसेन यादव वहां सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में जीते, बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते। उनका बेटा आनंद सेन वहां से जीता। अब उसके बाद से 2017 में बीजेपी वहां जीती है, 1991 में जीती है। आप सपना देख रहे हैं कि आप मंदिर बनवा करके मिल्कीपुर जीत जाएंगे। कटहरी में कब जीते हैं आप? वहां पर बीएसपी कब जा रहा है या समाजवादी पार्टी कब जा रहा है? आप करहल में देख लीजिए, मैनपुरी का क्षेत्र है, वो कब जीते हैं? आपके पास अभिलेख है। ये 14 की 14 सीटों में से गाजियाबाद सदर को अगर आप हटा दीजिए, किसी सीट पर बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। खैर में जहां इनका विधानसभा का उम्मीदवार जीता था, 1000 की लीड है इस लोकसभा के चुनाव में, 1000 की लीड है। मीरापुर के आप देख लीजिए, मीरापुर में जो जीते थे, जिसकी बात कही थी मलिक साहब ने, वह अंतर विधानसभा का जो अंतर था वो लोकसभा के में कितना कम हो गया। 33,000 की लीड थी, वह घट करके आपके आ गई 8,000 7,000। फूलपुर जहां पे बीजेपी जीती थी, इलाहाबाद जिले का की विधानसभा सीट है, किसी तरह से विधानसभा जीत पाए थे प्रवीण पटेल जी। वही प्रवीण पटेल जी लोकसभा में चुनाव लड़े, 7 या 8,000 से चुनाव जीते हैं। हारते हारते बच्चे हैं किसी तरह से वो। मझवा का आप अंतर जान लीजिए, मझवा में कई हजार से जीते थे विनोद बिंद, जो निषाद पार्टी के उम्मीदवार के रूप में।
वहां पर 1800 की लीड है अनुप्रिया पटेल जी की इस लोकसभा के चुनाव के दौरान। अकेली एकमात्र सीट ऐसी है गाजियाबाद सदर, जिसको मैं भी स्वीकार कर सकता हूं आपके सामने, जो जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकती है, कंफर्टेबल महसूस कर सकती। बाकी कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर के आप ये कह सके कि 3 सीटें बीजेपी के पास है, खैर, फूलपुर और गाजियाबाद सदर, ये 3 सीटें बीजेपी की हैं। 4 नहीं साहब, 3 सीटें हैं। एक सीट जो मझुआ है वो निषाद पार्टी की है। हाँ। वो निषाद पार्टी की सीट है, वहां बीजेपी नहीं चुनाव जीती थी। और बाकी जो 4 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी की है। करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और सुंदर की, ये सभी सीटें 4 सीटें उनकी हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी अपने नटशेल में कहें सुनील सर, तो सीधी बात यह है कि ये जो जिस तरीके की ये कला है, ये कला तो ओवरऑल नुकसान ही नुकसान है ना, आप जो करिएगा। नहीं, अगर संजीव जी, अगर आप तथ्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फोड़ा ना सुर बन जाएगा। ये का नियम है, ये हम और आप नहीं बता सकते इसको। अगर आपने समय रहते उसका इलाज नहीं किया और आपने तथ्यों को स्वीकार नहीं किया, आपके आंख में दर्द है और आप घुटने का इलाज करेंगे तो घुटना भी जाएगा और आंख भी जाएगी। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको समस्या क्या, आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रम। अगर आप बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं है तो आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। अगर महंगाई पर आप विचार करने के लिए तैयार नहीं है तो ये दिन आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति को ऐसे ही अग्रेसिव तरीके से चलाएंगे तो आपको यह दिन देखने पड़ेंगे। संविधान के विरोध, संविधान बचाओ का नारा, संविधान हत्या दिवस से अगर आप दूर करना चाहते हैं तो फिर आप केवल ईश्वर आपकी मदद कर सकता है। जिस आपातकाल को लेकर के आप इतने नाराज हैं, आखिर उन आपातकाल के विरोध में आपने कितना काम किया था? हम दूसरी, जो लोग उस आपातकाल का विरोध कर रहे थे, जिसको इस देश के इतिहास में सबसे पहली बार केवल और केवल मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र सेनानी की संज्ञा दी और उनको पेंशन भी दिया, बीजेपी ने क्या किया? चाहे आपातकाल हटने के बाद, चाहे विभिन्न राज्यों में सरकारें आने के बाद, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हटने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने जो लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया था मुलायम सिंह जी ने, उनके लिए किया क्या है आपने? किसके साथ आप खड़े दिखाई पड़े? तो आप लोकतंत्र के दौरान, माने लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल के दौरान भी संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसमें भी आपका नाम दर्ज नहीं है, वो और उसकी विरासत आप लेना चाहते हैं। और जिन लोगों ने आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया, जेल गए, लाठियां खाई, उनके साथ भी आप खड़े नहीं दिखाई पड़ेंगे जब आप सत्ता में आएंगे। उसके बाद भी आप उनका ढिढोरा पीटेंगे कि संविधान हत्या दिवस, और क्या वो लिगेसी आके पास चली जाएगी? संविधान बचाने का एक तरीका थोड़ा कि 50 साल पहले घटना को लेकर के आप उसके ऊपर आप नारेबाजी शुरू कर दें। अगर आप कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे तभी लोग आपको मानेंगे। यही स्थिति है।